अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 7। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ? उसने पूछा। अक्सर रात गए लेटी महर के बच्चों में से कोई आ जाता था। दीदी का ना बेटा आया हुआ है उन्हें सालगिरह विश करने। अच्छा कब आया? अभी, चलो आओ अंदर चलें। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी महर के कमरे में चली गईं। और लेडी महर के बेड पर बैठा आलियान उन्हें मुन्ना सा होम बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। अमराह तो दरवाजे में ही खड़ी रह गई। लेडी महर ने उसे एक बार बताया था ना कि मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है और यूनिवर्सिटी को फख्र है उस पर और मुझे उस पर। बिजनेस के नए रुझानात और तरीकों पर उसने जो असाइनमेंट लिखी थी उसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी महर को गले से लगाया और सालगिरह विश की और अब अमराह भी आगे बढ़ी। आलियान ने जल्दी से केक छुपा लिया। गंदा बच्चा। अच्छा ये बचा हुआ केक ना मैं साथ लेकर जाऊंगा, फौरन बोला। और लेडी महर ने भी कहकहा लगाया और कहा, इतने से केक में भी तुम्हारी जान है? और जवाबन वो कहने लगा कि नहीं, केक में जान नहीं रही अब। मामा आपको मालूम है कि लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? आलियान बिल्कुल चालाको मासी ही लगने लगा था और उन्होंने भी पूछ लिया कि क्या कहते हैं? शटल कॉक। कैसा मासूम इंसान था ना, और वो कैसे सच उगल रहा था। अमराह तो उसका मुंह ही देखती रह गई। अच्छा कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटल कॉक? और अब आलियान ने अमराह की तरफ देखा और फौरन अमराह बोली कि मैं नहीं कहती, यूनिवर्सिटी में पहले से ये शटल कॉक के नाम से मशहूर था, मैं तो नहीं कहती। और अमराह वाकई घबरा गई थी। ये माँ बेटा दोनों कैसे बौखला देते हैं ना इंसान को। और तभी वो भी कहने लगी कि आलियान आज रात यहीं रह जाओ। वो उसके हाथ को अपने हाथों में लिए हुए बैठी थी और आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? अच्छा ठीक है, जाओ फिर। और वो अपना बैग उठाकर खिड़की तरफ लपका और अमराह तो हैरत से उसे देखने लगी कि ये क्या तरीका है आने और जाने का। तभी आलियान बोल पड़ा कि आज ना मैं दरवाजे के रास्ते ही चला जाता हूँ। आलियान लेडी महर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया और फिर अमराह से पूछने लगा, तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? वैसे मुझे उसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? अरे मुझे देखना है ना कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। अच्छा कैसा लग रहा हूं? वो आगे होकर जरा उसके करीब हुआ। उफ, अमराह को तो खामोशी होना पड़ गया और अध खुले दरवाजे से अंदर झांक कर उसने खुद ही अंदाजा कर लिया कि ये उसी का कमरा है। तुम लेडी महर के बेटे हो? हाँ बिल्कुल। वो खिड़की में से सर बाहर निकाल कर ठीक उस तरफ देख रहा था जहां कुछ देर पहले वो खुद खड़ा हुआ था। लेकिन उनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। और एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने जल्दी से अपनी पोश से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकाल कर अमराह के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। ओह, तुम कुक भी हो या तुम रैटाटोई हो? ओह, तुम मुझे चूहा तो नहीं कहना चाह रही कहीं? बाईं आंख की आईब्रो उचकी। हाँ तुम्हें तो वो चूहा बहुत पसंद है ना? अब इतना भी पसंद नहीं है। और वो बुरा मान गया था और खिड़की की चौखट में जाकर बैठ गया। फिर कोई बंदर ही पसंद होगा तुम्हें, इस वक्त उसी के शागिर्द लग रहे हो। हाँ उसी का शागिर्द हूं मैं। उसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान ना देने पर
गिर गया हो। और अमराहा चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी और नीचे झांका तो पाइप से झूलता वो जमीन पर छलांग लगा भी चुका था और अमराहा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए शुक्रिया, अब तुम सो जाओ, उसने दाएं आंख दबाकर और दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रखकर जरा सा चिल्लाकर कहा। और गुड बाय कौन कह रहा था उसे? अमराहा तो उस बंदर के तमाशे को देख रही थी और गुस्से से उसने खिड़की ही बंद करनी चाहिए। अरे मैं नहीं जानता कि मैं वहां से यहां खड़ा कैसा लग रहा हूं, लेकिन यहां से तुम खिड़की से झांकते हुए किसी दिलपसंद कहानी की वो शहजादी लग रही हो जिसके लिए पैगामात लिखे जाने जरूरी हो जाते हैं। और उसने मुस्कुराकर जैसा अपना कोई गहरा राज अफशा कर डाला था। अमराहा उसकी बात क्या समझती, उल्टा उसकी मुस्कुराहट से ही चिढ़ गई। बंदर। इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमराहा बंदर कहकर बुड़बुड़ाने लगी और उसका दिया केक किचन में रख आई। उसका कोई मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का, और फिर वो आलियान के इस तरह शटल कॉक में आने के बारे में सोचने लगी। तो क्या ये उसका घर है, यानी आलियान भी लेडी मेहर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है? आलियान से मिलकर उसे कभी ये गुमान नहीं हुआ था कि वो भी किसी ऐसे इदारे में रहा है जहां बेसहारा और नाजायज बच्चे परवरिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदाजो अतवार ऐसे थे कि लगता था कि वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चराग हो। और अमराहा को अजीब सा लगा, क्या यहाँ हर दूसरा शख्स ही ऐसे है, बगैर खानदान के परवरिश पाने वाला और नाजायज? उसका नाम आलियान था और उसकी माँ का मार्गरेट था, और ये सब क्या चक्कर था? वो इसी के बारे में सोचे जाने लगी। सोचने लगी कि शायद लेडी मेहर ने ही उसका नाम आलियान रखा हो, उसे उर्दू भी सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड, आइन या हरमन होता। लेडी मेहर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे उनसे भी, तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है ना। उनके बाकी बच्चे भी थोड़ी बहुत उर्दू तो बोल ही लेते थे, लेकिन आलियान तो जरा ज्यादा ही साफ बोल लेता था। तो क्या आलियान किसी की नाजायज औलाद है और उसे वालिदैन के नाम पर सिर्फ माँ ही मिली, इसीलिए उसका सरनेम मार्गरेट है? पहले उसने कभी उसके सरनेम के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसका ख्याल था कि अक्सर मुसलमान भी ऐसे नाम रख लेते हैं। और खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और अमराहा को उस व्हाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कमरा जो लेडी मेहर ने उसे दिया था वो काफी बड़ा था और खिड़कियां कदे आदम थी। और कमरे की सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि खिड़की के ऐन सामने की दीवार पर किसी नो आमूज खत्तात के कलम से सजी कुन फयाकून की हल्के रंगों से बनी पेंटिंग भी लगी हुई थी। उसकी जिंदगी में कई अनोखे वाकयात हो रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसके लिए तो नए थे। और वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखने लगी जहां आलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर था। जिस फ्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो तो उसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसीसियों को सीखना चाहिए कि खफा कैसे हुआ जाता है। लेकिन अमराहा ये नहीं सोच रही थी कि वो कितना खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर है या यूनिवर्सिटी उसके लिखे को किताबी शक्ल में लाई है, बल्कि वो तो उसके नाजायज होने के बारे में सोच रही थी, और किस कदर कराहत से। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले दिन सारा दिन डोर बेल बजती रही। लेडी मेहर के लिए उनके बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तहाइफ आते रहे। उनका तो बेशतर वक्त फोन कॉल सुनते हुए ही गुजर गया। वो सब अपने अपने घर अपनी अपनी जगह केक रखे बैठे थे और स्काइप पर लाइव लेडी मेहर को सामने बिठाए केक काट रहे थे। इधर लेडी मेहर केक काट रही थी और हर 1 घंटे बाद कोई न कोई ऑनलाइन आ ही जाता, और कम से कम 10 केक तो कटे ही थे। और अमराहा के तो ऐश थे, केक खा खा कर वो थक चुकी थी और तहाइफ का इतना ढेर लग चुका था कि उसे लेडी मेहर पर रश्क आने लगा था। कैसी औलाद मिली थी उन्हें जो उनकी नहीं थी और उनकी अपनी औलाद से ज्यादा उनकी थी।
जिनमें कौम व नस्ल, मजहब और रिवायात का फर्क था, और अगर फर्क नहीं था तो एक मोहब्बत में फर्क नहीं था। लेडी मेहर ने उन्हें मोहब्बत दी थी तो वो भी तो कंजूस नहीं थे। और रात तक जब आखिरी तोहफा भी आ चुका तो उन सब ने आतिशदान के पास बैठकर वो तहाइफ खोले। बे औलाद होकर भी एक खातून ने औलाद वालों से ज्यादा खुशी पाई थी, और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इंसानियत की मेराज को छू लिया था। उन्होंने रंगो नस्ल को मिटाकर उन सबको गले से लगा लिया था। वो एक एक तोहफे को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में उन्हें बताती रहती। सबसे पहले उन्होंने मॉर्गन का तोहफा देखा। अरे देखो जरा मॉर्गन को, इतनी महंगी घड़ी मुझे भेज दी। भला मुझे इसकी जरूरत है या उसे जरूरत है? अब मैं कुछ कहूंगी ना तो नाराज हो जाएगी। इसे हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफा देती है। ये करती तो पार्ट टाइम जॉब ही है, और जब घर आया करती थी ना तो मेरे दाएं कान के साथ अपना बायां कान जोड़कर सोया करती थी, और अगर कभी सोते में उसका सर खिसक जाता ना तो उठकर फिर से मेरे कान से कान मिलाकर सो जाती थी। जाने उसे क्या खप था। कहती थी कि रात में ख्वाबों में जो कुछ भी आप सुनती हैं ना, मैं भी वो सुनना चाहती हूँ। और अगले दिन उठकर मुझे बताया करती थी कि रात मुझे आने वाले सारे ख्वाब उसने भी सुने हैं। और ये बातें सुनकर और जानकर तो अमराहा को लग रहा था कि उसने मुल्क नहीं बदला बल्कि दुनिया ही बदल ली है। क्या दुनिया में लेडी मेहर जैसे और भी लोग हैं? और फिर एक और तोहफा खोला और कहने लगी, ये डैनिस ने खुद बनाया है। उन्होंने लकड़ी के नफीस तख्ते को उन सबके सामने किया। तख्ते पर एक तस्वीर खुदी थी जिसमें एक औरत कुर्सी पर बैठी थी और उसके सर पर फरिश्तों का हाला चमक रहा है, और 10 बच्चे उस फरिश्ता से खातून के सामने बैठे उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे होते हैं। ये देखो क्या बना डाला इसने। आजकल ये जर्मनी में होता है, अपना बिजनेस कर रहा है और एक एनजीओ भी चला रहा है। ये 12 साल का था जब एक रात मेरे पास से रहा तो रात की किसी पहर अपने बिस्तर से निकलकर मेरे बेड के करीब आकर खड़ा हो गया, और न जाने कब तक खड़ा रहा। जब अचानक मेरी रात को आंख खुली तो मैंने देखा कि ये मेरे पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख ही जा रहा है। ये बहुत प्यार करता है मुझसे। क्या मुझसे ज्यादा कोई औरत इस कुर्राए जमीन पर ऐसी खुशकिस्मत होगी जिसे उसकी औलाद रातों को ऐसे उठ उठ कर मोहब्बत से देखती हो। और बहुत देर तक लेडी मेहर सबकी बातें करती रही, और फिर अमराहा उन्हें उनके कमरे में ले आई। अमराहा ने देखा कि बेड साइड टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर फ्रेम में रखी हुई थी, जबकि वो पहले वहां मौजूद नहीं थी। और फिर लेडी मेहर ने उसको बताया, यह आलियान ने दी है। लेडी मेहर तस्वीर को हाथ में लेकर उसे होंठों से लगाने लगी। तस्वीर हाथ से बनाई गई थी जिसमें आलियान ने मामा मेहर को दुनिया की हसीन तरीन खातून बना दिया था। और फिर वह कहने लगी, बहुत प्यार करता है मुझसे। उन्होंने अमराहा को पास बैठने का इशारा किया और उन्होंने अपने सब बच्चों के बारे में उसे बताया था, तो अब वो इसके बारे में क्यों ना बताती। और फिर वो बताने भी लगी और कहने लगी, बालिग होने के बाद जब ये इदारे से निकला ना तो मैं इसे घर ले आई थी। ये मेरे दूसरे सब बच्चों में सबसे छोटा था। ये बचपन में बहुत रोया करता था। जब ये एक दिन और एक रात मेरे पास रहकर जाता ना तो मुझे बताया जाता कि वो वापसी पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है और रात रात भर सोता भी नहीं है और ना ही खाना खाता है। और फिर मैं जाकर ना उससे मिलकर आती थी। और फिर ये बड़ा हो गया तो मैंने सोचा अब इसे अपने पास ही रखूंगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, बल्कि खुशी से रोता भी रहा था, और कई कई घंटे वो घर की दीवारों को और कमरों को देखता रहता। आतिशदान के करीब बैठा ऊँगता रहता और फिर रात रात भर टीवी पर फिल्में देखता रहता या वीडियो गेम्स खेलता रहता। मैंने सोचा कि नया नया घर का माहौल मिला है तो शायद इसलिए, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, इसके मामूलात में कोई तब्दीली ना हुई। मैंने इंतजार किया कि शायद वो खुद को बदल ले। वो बड़ा हो चुका था और अब उसे समझदारी का मुजाहिरा करना भी चाहिए था। जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन फिर मैंने उसके चंद गर्म कपड़े बैग में रखे और उसे चंद पाउंड्स देकर
घर के दरवाजे के बाहर किया और उससे कहा, इंसान बन जाओ ना तो आ जाना, अपने घर को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। और जैसे लेडी मेहर ने उसे ये बात बताई तो बेसाख्ता उसने कहा, अच्छा तो फिर? अमराहा को बेतहाशा हैरत हुई थी कि लेडी मेहर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। फिर क्या, पूरा 1 साल मुझे इसकी कोई खबर नहीं मिली। इतना तो मैं जानती थी कि बहुत जिद्दी है ये, लेकिन मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने उसके साथ ज्यादा ही सख्ती से काम लिया है। लेकिन मैं भी क्या करती, मेरे घर का आराम व आसाइश उसे बर्बाद कर रहा था, या शायद मैं खुद ही जिम्मेदार थी उसकी, क्योंकि वो मुझसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसे कई खौफ लाहक थे और मैं महसूस करती थी कि वो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे समझाने की कोशिश भी करती तो ऐसे खामोश सा हो जाता कि मैं सहम कर रह जाती थी। और फिर अमराहा ने लेडी मेहर से पूछा कि अच्छा तो क्या वो आपसे नाराज हो गया था? अरे नहीं, नाराज नहीं था। मुझे इतना तो यकीन था कि वो महफूज होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता था। फोन बजता तो मेरा दिल सहम जाता और मेरे कान डोर बेल की आवाज पर लगे रहते, लेकिन पूरा साल बीत गया और इसकी कोई खबर नहीं मिली। एक रात मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा लिहाफ उठाकर बादाम के छोटे से केक पर एक मोमबत्ती जलाकर मेरे आगे किया और वो हालियान था। वो खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज देने आया था। और इस बात पे अमराहा ने कहा, अच्छा तो ये रिवायत अब तक कायम है। अमराहा अब सारी बात समझ गई थी। हाँ, लेडी मेहर मुस्कुराने लगी। लेकिन तुम पता है, अब कुछ ऐसे है कि मैं अपना कमरा बदल लेती हूँ। वो एक एक खिड़की फलांगता और झांकता आता है और फिर मुझे ढूंढ निकालता है। अच्छा तो वो कहाँ चला गया था? दोबारा से लेडी मेहर का ध्यान अमराहा ने उस बात की तरफ मोड़ा। वो मैनचेस्टर में ही था और चुपके चुपके मुझे आकर न देखता रहता था। उस रात उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड मेरे आगे किया था और फिर उसने बड़े ही फख्र से मुझे बताया था कि मैं इंसान बन चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दिया था। और लेडी मेहर ने अपनी आंखों की नमी साफ की और फिर कहने लगी, उसने मुझे मायूस नहीं किया था। जब मैंने इन सब बच्चों को गोद लिया था ना, उस वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इन्हें बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े मैं दरेग नहीं करूंगी, क्योंकि अमराहा एक औरत की गोद में जब बच्चा आता है ना, तो उस पर नबियों और वलियों जितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। एक ऐसा फर्ज जिसमें गफलत की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब एक इंसान को परवरिश के लिए और तरबियत के लिए एक दूसरा इंसान दिया जाता है, तो जैसे कुल इंसानियत की लगामें उसके हाथ में दे दी जाती हैं। किसे इब्लीस बना दो कि बनी नो इंसान के लिए वो वबाल बन जाए, या फिर वो बंदाए बशर जो अपने आगे और पीछे और दाएं और बाएं खैर की रोशनी बखेरता चला जाए। और सारे इंसान खैर ही होते हैं अमराहा, बस उनकी परवरिश के जो गहवारे होते हैं ना, वो उन्हें कुछ का कुछ बना देते हैं। ये सब फूल होते हैं, लेकिन बस हम ही इन्हें तोड़कर और मसल कर अपनी मर्जी के कीचड़ में फेंक देते हैं। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है वीरा को। वीरा को प्लैट लेन पर वाक़े गैलरी ऑफ कॉस्ट्यूम जाना था। पहले उसने अमराहा के लंबे बालों की लटों को गोल गोल बल देकर रूसी अंदाज में गूंथा और फिर उसे साथ चलने के लिए कहा। मैं साइकिल पर नहीं जाऊंगी। क्यों, अभी भी डरती हो साइकिल पर बैठने से? वीरा ने कहा। जैसे तुम चलाती हो ना, कोई भी डर सकता है। हाँ, यूनिवर्सिटी तक तो ठीक है, लेकिन कहीं और जाना है तो सबवे या बस। अच्छा चलो ठीक है।
और फिर दोनों बस से प्लेटलेन आ गईं। मौसम बदल गया था तो वीरा लॉन्ग शूज पहनने लगी थी। जो जीन्स पे ये लॉन्ग शूज ऐसे लगते जैसे जंगल में शेर के शिकार के लिए जा रही हो, और बालों के नित नए स्टाइल बनाए हुए। वो अपनी आंखों को ऐसे चौकन्ना रखकर चलती जैसे किसी खुफिया एजेंसी की एजेंट हो, और अमराहा को उसके साथ चलते हुए ऐसे एहसास होता जैसे वो उसकी बॉडीगार्ड है और कोई अमराहा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने वीरा से पूछा नहीं बल्कि खुद से ही सोच लिया था कि वो खरीदारी करने जा रहे हैं कपड़ों की। लेकिन गैलरी पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ कि शायद वीरा यहाँ अपने किसी आर्टिकल के लिए मवाद इकट्ठा करने आई है या फिर अपने ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें लेने। जिस बारीक बीनी से वो मलबूसात का जायजा ले रही थी वो आम अंदाज नहीं था, बल्कि वही खुफिया एजेंट का सा अंदाज। तभी अमराहा ने अपने अंदाज को थोड़ा सा आहिस्ता रखकर उससे पूछा, तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एजेंट ने उसे घूरा। वो तुम इसी किस्म की तो फिल्में देखती हो ना? मतलब जो फिल्मों में देखती हूँ वही सब करने भी लगूं मैं? फिल्मों में मैंने कत्ल करते हुए देखा है, तो क्या शुरुआत तुमसे करूं? और अमराहा खी खी करने लगी। मुझे यकीन दिलाओ कि पाकिस्तान में सब तुम्हारे जैसे नहीं है। और अमराहा ने तो उसकी इस बात पे मुंह ही फुला लिया और ऐसा अंदाज अपना लिया कि अब वो वीरा से कोई बात ही नहीं करेगी शाम तक, बल्कि रात तक, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरे साल तक। अपना ये मुंह ऐसे फुलाए रखना, लेकिन खोलना मत। तुम चाहो तो अलग से गैलरी को देख सकती हो, फारिग होकर ना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वीरा चींटी की रफ्तार से एक एक शोकेस के आगे से सिरक रही थी और वो दोनों इस वक्त 80s के सेक्शन में थे। मुंह फुलाए अमराहा शोकेस देखने लगी। उन मलबूसात ने अमराहा को तो मबहूत ही कर दिया था। वो बेहद नफासत से सिलाई किए गए थे और उन्हें पहनने से ज्यादा तो देखते रहने को दिल चाहता था। मोमी पुतले उन्हें पहने खड़े थे, सांस लेने लगते और देखने वालों को अपने साथ वक्त के तगय्युर के सफर पर जाने पर मजबूर कर देते। अमराहा ने उनके साथ वक्त का सफर किया। यकीन नहीं आता कि कभी यूरोप में भी खवातीन ने दस्ताने पहने थे, स्कार्फ के इस्तेमाल को लिबास की तरह जरूरी समझा था। ऐसे घेरदार लिबास पहने जाते थे कि असल जसामत के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। और फिर ऐसे प्यारे मलबूसात से उन्होंने क्यों कर अपनी जान छुड़ा ली और क्यों कर तर्क कर दिए। तगय्युर वक्त की रूह है और बिलाशुबा आने वाला वक्त गुजर जाने वाले वक्त से बदतर होता है, होता रहेगा, और ऐसा ही फरमाया गया है। अब जब वो जी भर कर गैलरी देख चुकी तो वीरा के पास आई। वो एक विक्टोरियन शोकेस के सामने खड़ी पेंसिल से कागज पर स्केच बना रही थी। अब ये क्या कर रही हो तुम? वो भूल गई कि उसे तो उससे कम रात तक बात ही नहीं करनी थी। अपने लिए ड्रेस बना रही हूं। अपने काम में मसरूफ वो बोली। वो एक विक्टोरियन फ्रॉक का स्केच बना रही थी जो किसी दराज का शहजादी का पहनावार ही होगी। अमराहा ने वीरा की पसंद की दाद दी, जिसकी खास बात यह थी कि उसे देखने से ही एक शान का एहसास होता था, मोतबरी और आला ज़ौकी का। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो इसके बाद वो दोनों बाहर आ गईं। अमराहा के पास मजीद 2 घंटे थे और फिर उसे अपनी जॉब पर जाना था। इसे कैसा है ये? वीरा ने स्केच उसके आगे किया। जबरदस्त है, लेकिन इसका करोगी क्या तुम? पहनूंगी। हो, अपनी शादी पर? नहीं। वो दिलरुबाई के अंदाज से मुस्कुराने लगी और ऐसे मुस्कुराते हुए तो वो बहुत ही प्यारी लगती थी। तो कॉन्वोकेशन पर? अरे नहीं, ये तो दरअसल मैंने सोफी के लिए बनाया है। उसकी कोई असाइनमेंट है ना, और उसे ये चाहिए था। वैसे वो मुझे ये डिजाइन भी करके भेजेगी और मैं इसे पहनूंगी भी। लेकिन हाँ, अगर मुझे इसे किसी खास दिन पहनना ही हो ना, तो मैं इसे उसी दिन पहनना चाहूंगी जिस दिन एक लड़की ये फैसला करती है कि उसे अपनी जिंदगी में किसी और एक अपने ही जैसे बेहद अहम
और इकलौते इंसान को शामिल करना है। यानी वो वक्त जब दो लोग बिलाखिर ये तय कर ही लेते हैं कि उनमें बादशाह कौन है और मलका कौन। और आखिरी फिक्रा वीरा ने निचले लब का कोना दांतों में लेकर शरारत से छोड़ते हुए कहा था। यानी जब कोई तुम्हें प्रपोज करेगा उसने। और वीरा दिल खोलकर हंसी। अरे यहाँ मैंने ना थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। जिस दिन मैं उसे प्रपोज करूंगी ना, उस दिन, जिस दिन तुम मुझे इसमें ना, उसने स्केच की तरफ इशारा किया, इसमें देख लो तो समझ लेना कि मैं मार्का सर कर आई हूं। और ये कहकर वीरा ने कहकहा लगाया जैसे ये ख्याल उसे अभी अभी आया और इस नुवर्त ख्याल से महसूस होते उसने उसे दिल में महफूज भी कर लिया। अमराह को उसका एतमाद काफी अच्छा लगा था। वो जानती थी कि उसे प्रपोज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अहम काम वो खुद करना पसंद करेगी। एक फ्रॉक वहां पे अमराह को भी बहुत पसंद आई थी। वो हल्के गुलाबी रंग की थी। अमराह उस फ्रॉक को अपने सबसे खास दिन यानी अपनी शादी के दिन ज़ेबतन करने की ख्वाहिश को अपने अंदर पैदा होने से रोक ही नहीं सकी थी। और ये ख्वाहिश भी अचानक उसके अंदर जागी थी, वरना उसने तो कभी अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। बल्कि उसने तो कभी उस शख्स के बारे में भी नहीं सोचा था जिसे कभी तो उसकी जिंदगी में आना ही था। उसकी मंगनी भी हुई थी तो उसे कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी कि वह कौन शख्स है। हत्ता कि उसकी शादी भी तय हो गई तब भी उसने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की थी कि वह कौन है और कैसा है। उसने कई बार इस बारे में भी सोचा था कि एक दादा के अलावा वो क्यों बाकियों से लाताल्लुक सी रहती है, उनके साथ ताल्लुक क्यों नहीं बना पाती, उसकी दोस्तें दूर दूर से दोस्तें ही क्यों रहती हैं और वो उनके और करीब क्यों नहीं जा पाती। और फिर उसने दादा को जब ये सब बताया ना तो वो खामोश से हो गए। उस वक्त तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में दादा ने उसे बताया कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आज तक सबने उसे तकलीफ ही दी है। उसे सब इंसान एक जैसे लगते हैं, यानी सिर्फ तकलीफ देने वाले। और अंदर छुपे इस वहम और खौफ की वजह से उसे कोई इतना अच्छा लगता ही नहीं है कि वो उसकी जात में दिलचस्पी ले, उससे इंतहा दर्जे का लगाव बढ़ाए। वो और वीरा प्लेटफील्ड्स पार्क आ गए। सैंडविचेस और कोक उनके हाथ में थी और चलते चलते एकदम से वीरा उछली और साथ ही रूसी जुबान में गाली भी दे दी। और फिर तेजी से बिल्कुल सुपरमैन की तरह उड़कर छलांग लगाकर स्केटिंग करते हुए एक हिप हॉप बॉय को गर्दन से जा लिया और देखते देखते उस पर लातों और घूंसों और गालियों की बूछाड़ कर दी। और फिर उसने उस लड़के को किसी बिल्ली के बलोंगड़े की तरह उठाया और झील के ठंडे पानी में उछाल दिया। और शराब की आवाज आई और किनारे पर खड़ी वीरा उंगली उस बलोंगड़े की तरफ लहरा लहरा कर उसे मजीद अलकाबात से नवाजती रही। वीरा के गुस्से और उंगली लहराने की रफ्तार देखकर अमराह अंदाजा लगा सकती थी कि रूसी जुबान में इस वक्त क्या नशर किया जा रहा था। बलूंगड़े ने पानी में डुबकी लगाई और तेजी से हाथ पैर मारता दूसरे किनारे से निकलकर भाग गया। क्या किया था वैसे इस पहाड़ी बकरे ने? अमराह को उसके भागने के अंदाज पर बहुत हंसी आई थी। अरे मेरी कमर पर चुटकी भर कर गया था ये। अच्छा, तुमने कैसे उस पर तशद्दुद किया और उसे ठंडे पानी में फेंक दिया? अगर कोई मसला हो गया तो, वो पुलिस को लेकर आ गया तो? पुलिस ले आए या फौज, मैं तैयार हूं और मुझे डरने की जरूरत है और ना ही कोई शौक। देखो, तुम रूस में नहीं हो वीरा, अपने मुल्क की और बात होती है। अच्छा, लेकिन अपनी दुनिया में तो हूं नाम रहा, और बात अपने मुल्क या दूसरे मुल्क की नहीं होती। बात तो ज्यादती को बर्दाश्त करने की होती है, जो कभी भी और कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अच्छा चलो सुनो, एक बार स्कूल ग्राउंड में ना मेरे क्लास फेलो ने मुझे हरासा किया था। मैं 10 साल की थी उस वक्त। वो एक लोफर और गंदा लड़का था। अगले दिन खौफ से मैं स्कूल ही नहीं गई, और मेरे पापा को मेरे स्कूल ना जाने की वजह मालूम हुई तो उन्होंने मुझे घर के बाहर पहाड़ की तरह जमी हुई बर्फ में गर्दन तक दबा दिया। मेरे बदन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था तब। मैं चीखने और चिल्लाने लगी, लेकिन वो खामोशी से मेरे पास बैठे रहे। जब मैं बिल्कुल मरने के करीब हो गई ना तो उन्होंने मुझसे पूछा
کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ اور وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے نا تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں، اور بزدلوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو امراہ ویرا کی شکل دیکھ کر دنگ ہو رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں تو تم جانتی ہو نا؟ ہاں، امراہ نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور برف ہی برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے بھی۔ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امراہ، موت ہوتی ہے، اور وہ بھی سفید موت۔ ویرا نے آہ سی بھری۔ اچھا تو پھر تم نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کون؟ اس اسکول والے کے ساتھ؟ کچھ زیادہ تو نہیں، میں نے اسکول کے بعد اسے ایک ویرانے میں گھیر لیا اور اس پر لاتوں اور گھونسوں کی برف باری کر دی، لیکن ذرا سختی سے، اور 1 ماہ کے اندر اندر اس نے اسکول بھی چھوڑ دیا تھا۔ ویرا نے آنکھ مار کر کہا۔ اور اب دیکھو اس بلونگڑے کے ساتھ بھی کچھ زیادہ نہیں کیا، ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑوں کو بھگو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا، ویرا نے کہا لگایا اور امراہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارے تم تو بہت بہادر ہو ویرا، امراہ نے اس کے گال کی چٹکی بھر کر کہا۔ ہاں، اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ بنتی۔ اور امراہ پر تو سوچ کی پرتیں کھلی اور اس پر واضح ہوا کہ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا، اور ایک امراہ تھی جسے مسل مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی، اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھے پر پھر بھی برابر نہیں تھی۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں، امراہ کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے نا تو وہ زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور صرف ایک باپ ہی اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو نہ ڈر بنا لیا جائے نا تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے اور آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ لیکن ویرا تمہیں مخالف کا رد عمل نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں اور خاموش رہوں؟ اب ایسا تو نہیں کر سکتی نا میں۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امراہ؟ اور ایک گہرا سایہ امراہ کے چہرے پر سے ہو کر گزرا، اور وہ کہنے لگی کہ بابا تو رات گئے گھر آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے قالین سٹور کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر قالین کی اور بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی انہیں فکر ہوتی تھی۔ لیکن اگر کسی کی نہیں ہوتی تھی تو قطعاً امراہ کی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ میں 12 سال کی تھی جب میں بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ پھر میرے دادا مجھے ایک بہت بڑے پارک میں لے گئے تھے، وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امراہ نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مطلب ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے مجھے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی،
اور پھر میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرہا، مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے، آہو بکا، شکوے شکایتیں کرتے دیکھا تھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی، کیا اس کی میٹھی چو چو بھدی آواز میں بدلی؟ بلکہ یہ بیچاری تو خاموش ہو گئی، اور پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی نا۔ اور پھر دادا نے چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے تو وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن واویلا نہیں کیے، نہ روئے، نہ چلائے، نہ کوئی شور۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کبھی بھی انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے اور چلاتے نہیں ہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی جو ارفع و اعلیٰ مخلوق ہے یعنی انسان، وہ یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کے اور دکھوں کے سبھی پہاڑ ان پر توڑ ڈالے ہوں، اور ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ اور یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کچھ سکھائے جا رہی ہے، لیکن وہ بس روئے اور چلائے جاتا ہے۔ اس نے جب یہ ساری بات ویرا کو بتائی، اس سے پوچھنے لگی، تو کیا تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس بہت صبر اور تھوڑا بہت علم ہے۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ایک بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جہاں ہم اس کی سنتے ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنایا ہوا تھا، قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اور اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ اگر ذرا سی بھی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ اور بلا اختیار ویرا نے اس سے پوچھا کہ کیسے اندھیرے؟ تم سنو گی تو ہنسوگی۔ ہاں تو میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں بتاتے بتاتے رو پڑوں گی۔ اور اس نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور سامنے جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اور آج کے ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔